हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। स्लीपी क्लासेस में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ईपीएफओ एग्ज़ाम का कुछ सिलेबस जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे कि आपका इंडस्ट्रियल रिलेशन। उसके अंडर कुछ टॉपिक्स थे लेबर रिफॉर्म्स के, जो कि हमने प्रीवियस वीडियोस में कुछ ओवरव्यू लिया है, उनमें डिस्कशन किया है। तो आज हम एक स्पेसिफिक कोड को डिस्कस कर रहे हैं, जो कि आपके 4 कोड में से कोड नंबर 1 है, जो कि है कोड ऑन वेजेस 2019। तो चलिए हम लोग अपना डिस्कशन शुरू करते हैं आज का। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने नोटिफाई किया है। देखिए, नोटिफाई किया है किसने? मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने आपका 8 अगस्त 2019 को कोड ऑन वेजेस 2019। अब हम लोग प्रीवियस वीडियोस, अगर आपको याद होगी, आपने डिस्कशन सुनी होगी, तो उसमें हम लोगों ने बताया है कि हमारी जो रिक्वायरमेंट है रिफॉर्म्स की, लेबर रिफॉर्म्स की, क्या थी। तो उन चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने जो एग्जिस्टिंग कुछ 4 लॉज थे उनको सब्ज्यूम कर दिया है, पर्टिकुलरली वेजी से। देखिए, ये जो कोड है ये वेजी से रिलेटेड है। ठीक है, इस तरह के 3 कोड्स और हैं जो कि हम लोग सब्सिक्वेंट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो आपका जो फर्स्ट वेज था, इसने सब्ज्यूम किया। सब्ज्यूम होता है इकट्ठा कर देना, उसका एक क्लस्टर सा बना देना। एक कोड बना दिया है 4 लॉज का, जो कि प्रीवियस एक कुछ एग्जिस्टिंग किस पे था, पेमेंट ऑन वेज एक्ट 1936, इस तरह का एक एक्ट ये था, पहले एग्जिस्ट करता था। मिनिमम वेज एक्ट 1948, ठीक है, बोनस एक्ट 1965 एंड इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976। तो ये जो 4 कोड्स हैं, 4 लॉज हैं, इसका एक हमने कोड डिफाइन किया है, जिसमें से सभी सभी लॉज को सब्ज्यूम कर दिया है। मतलब सभी की कुछ कुछ बातें लेके हमने एक स्पेसिफिक कोड बना दिया है। ठीक है, तो इसकी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी वो हम लोग प्रीवियस वीडियोस में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सिंप्लीफिकेशन ऑफ लॉ, सिंप्लीफिकेशन एक तो करना था, फिर कंप्लायंस बढ़ाना था, सोशल सिक्योरिटी जो था लेबर का उसको इंक्रीज करना था। तो डिफरेंट डिफरेंट जगह पे कुछ डिस्क्रिपेंसीज थी, डेफिनेशंस में कुछ प्रॉब्लम्स थी, इसलिए एक सिंप्लीफिकेशन कर दिया गया है। और सबसे इम्पॉर्टेंटली ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जो गवर्नमेंट का जो एजेंडा है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होना चाहिए। तो ना एम्प्लॉयर्स को प्रॉब्लम हो, ना ही एम्प्लॉयर्स को कोई एक्सप्लॉयटेटिव एनवायरनमेंट हो। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अब देखिए, ये जो आया है आपका 8 अगस्त को आया है, हम लोग पहले बता चुके हैं। 8, ये आपने डेट प्लीज़ ध्यान में रखना है, क्योंकि इस पे आपका एमसीक्यू एक बन सकता है कि कब ये कोड को जो है लागू किया गया है। नेक्स्ट है आपका एक्सटेंट कहाँ तक है। देखिए, इसका एक्सटेंट जो है पूरे इंडिया में है, सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में, जो हमारी टेरिटोरियल लिमिट्स हैं उसमें हर जगह इसका लेबर कोड का कंप्लायंस होगा। ठीक है, तो फर्दर एक अब ये बात करता है कि इस कोड के अंदर एडवाइजरी बोर्ड की बात की गई है। कहाँ पे? सेंटर में। और द सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट विल कॉन्स्टिट्यूट एडवाइजरी बोर्ड। देखिए, एडवाइजरी बोर्ड में कौन कौन से मेंबर रहेंगे? एम्प्लॉयर रहेगा, ठीक है, एम्प्लॉई रहेगा, ठीक है, इंडिपेंडेंट पर्सन्स रहेंगे, नॉट एक्सीडिंग 1/3, ठीक है, इंडिपेंडेंस मेंबर रहेंगे, 5 रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट गवर्नमेंट रहेंगे। तो ये जो हमने एडवाइजरी बोर्ड, सबसे पहली बात है कि जो एडवाइजरी बोर्ड बना है ये किस लिए बनाएंगे। अब एडवाइजरी बोर्ड जो आपकी फर्दर चीज़ें डिसाइड करेगा कि मिनिमम वेज कितना होगा, आपका सोशल सिक्योरिटी नेट किस तरह का होगा, तो ये एडवाइजरी बोर्ड जो है फर्दर डिसाइड करेगा। ठीक है, तो फर्दर द स्टेट एडवाइजरी बोर्ड विल कंसिस्ट ऑफ एम्प्लॉयर्स, एम्प्लॉयज़ एंड इंडिपेंडेंट। देखिए, ये सेम चीज़ आपकी स्टेट में भी रेप्लिकेट होती है, जो कि हमारी सेंटर में बात की गई है। ठीक है, 1/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द बोर्ड शैल बी विमेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसमें 3-4 टॉपिक्स, अब 3-4 चीज़ हम लोग अभी अब तक की अगर मैं बात करूँ, तो एक तो आपका डेट कंप्लायंस का, बोर्ड में कौन कौन से लोग होंगे, कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है, ये लोग, और फर्दर 1/3 ऑफ दी जो मेंबर्स होंगे ये विमेन रहेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है गवर्नमेंट का, इस पे आपका एमसीक्यू बन सकता है। तो चलिए आगे चलते हैं। फिर बात करते हैं कि इम्प्लॉई की डेफिनेशन। देखिए, इम्प्लॉई किसको बोलते हैं हम लोग? एम्प्लॉय किसको बोलते हैं? एम्प्लॉय मीन्स एनी पर्सन, ठीक है, एम्प्लॉयड ऑन वेजेस बाय एन एस्टेब्लिशमेंट टू डू एनी स्किल्ड वर्क, सेमी स्किल्ड वर्क, अनस्किल्ड वर्क, ठीक है, मैनुअल, ऑपरेशनल और सुपरवाइजरी, मैनेजरियल, एडमिनिस्ट्रेटिव या टेक्निकल या क्लरिकल वर्क। ठीक है, अब देखिए इसमें एक चीज़ और है इंपॉर्टेंट, अदर देन अप्रेंटिस। अप्रेंटिस कौन होता है? ट्रेनीज,
ट्रेनीज हो गए, आपके इंटर्न्स हो गए। तो ये जो लोग, इस तरह के जो लोग होते हैं, ये लोग एम्प्लॉयज़ की डेफिनेशन से बाहर रहते हैं। ठीक है दोस्तों। और एक इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ और चीज़ बताई गई है कि एम्प्लॉयज़ जो हैं वो आर्म्ड फोर्सेस के लोग भी नहीं होते हैं। ठीक है, आर्म्ड फोर्सेस को भी इससे एक्सक्लूड किया गया है। आर्म्ड फोर्सेस में हमारी 3 फोर्सेस आती हैं, एयरफोर्स आती है, आर्मी आती है, नेवी आती है। तो ये जो है हमारी आर्म्ड फोर्सेस में है। इसके अलावा जो पैरामिलिट्री फोर्स है, देखिए ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आती है, एमओडी के अंदर आती है। ठीक है। और जो हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस जो हैं हमारी, वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आती है। ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है। ये वाली जो आपकी पैरामिलिट्री फोर्सेज है, ये आर्म्ड फोर्सेज की कैटेगरी में नहीं आती है। आर्म्ड फोर्सेज आपके मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस वाली ही हैं सिर्फ। ठीक है। एमओएच के अंदर जो आती है वो आपकी आर्म्ड फोर्सेज नहीं होती है, वो एडिशनल पैरामिलिट्री फोर्सेज होती है। तो ये आपको ये चीज़ डिस्टिंक्शन पता होना चाहिए। ठीक है। तो नेक्स्ट जो है, अब बताता है ये कि एम्प्लॉयर कौन होता है। देखिए, एम्प्लॉयर का मतलब होता है कोई भी ऐसा आदमी जो किसी दूसरे आदमी को एम्प्लॉयमेंट दे। ठीक है। कोई भी ऐसा आदमी जो कि किसी दूसरे इंसान को एम्प्लॉयमेंट दे और उस पर उनकी सैलरी दे या पेंशन दे, या सॉरी सैलरी या वेजेस दे। ठीक है। तो अगर ये तो नॉर्मल हमारी डेफिनेशन होगी, लेकिन अभी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की केस में कोई भी अथॉरिटी अगर स्पेसिफाइड बाय द हेड ऑफ द सच डिपार्टमेंट, जो हमारा हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होगा, अगर मान लीजिए कोई गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई डिपार्टमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, तो उस केस में हमारा जो है हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कंसिडर होगा एम्प्लॉय। ठीक है। तो ये एचओडी की ये जो आपका हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, इसको एम्प्लॉयर की कैटेगरी में डाल दिया गया है। और कुछ इस तरह की चीज़ अगर सिमिलरली लोकल अथॉरिटी की होता है कि लोकल अथॉरिटी का कोई डिपार्टमेंट है, तो उनके चीफ एग्जीक्यूटिव जो होंगे वो कंसिडर होंगे एम्प्लॉयर। ठीक है। तो फर्दर जो है इसमें और कौन कौन लोग आते हैं, देखिए फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ फैक्ट्री, अगर मान लीजिए ये फैक्ट्री है, तो फैक्ट्री के केस में जो ऑक्यूपायर ऑफ द फैक्ट्री होगा उसको हम लोग एम्प्लॉयर कंसिडर करेंगे, डिफाइंड इन दी क्लॉज एन ऑफ द सेक्शन 2 ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट 1948। ठीक है दोस्तों। उसके अलावा पर्सन हैज़ बीन नेम्ड एज मैनेजर, या तो मैनेजर भी हो सकता है, ऑक्यूपायर भी हो सकता है। और मैनेजर की डेफिनेशन क्लॉज एफ में दी गई है, सब सेक्शन 1 ऑफ द सेक्शन 7 ऑफ द सेम एक्ट। ठीक है, फैक्ट्रीज एक्ट की बात कर रहे हैं। तो ये दोनों भी आपके एम्प्लॉयर की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि इन रिलेशन टू एनी अदर एस्टेब्लिशमेंट, कोई और एस्टेब्लिशमेंट, इसके अलावा कोई और एस्टेब्लिशमेंट है, फैक्ट्री नहीं हो के या आपकी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ना हो के कोई और होगा, तो द पर्सन हु और दी अथॉरिटी विच हैज़ दी अल्टीमेट कंट्रोल, कोई भी इस तरह की अथॉरिटी जिसके पास अल्टीमेट कंट्रोल होगा उस एस्टेब्लिशमेंट का, अफेयर्स का, तो उस आदमी को भी हम लोग एम्प्लॉयर कंसीडर करते हैं। ठीक है। इसके अलावा हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स होंगे या कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा। फॉर एग्जांपल किसी इंस्टीट्यूशन का या किसी ऑर्गेनाइजेशन का जो हेड है उसकी डेथ हो जाती है, तो उसका लीगल जो रिप्रेजेंटेटिव फर्दर जो होगा, दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज द एम्प्लॉयर। ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं। अब इसमें बात की गई एस्टेब्लिशमेंट की, कि एस्टेब्लिशमेंट हम किस किस को बोलते हैं, कौन कौन सी चीज़ें जो होती हैं एस्टेब्लिशमेंट की डेफिनेशन में आती है। एस्टेब्लिशमेंट मीन्स एनी प्लेस वेयर एनी इंडस्ट्री, ट्रेड, बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग और ऑक्यूपेशन इज कैरिड ऑन एंड दी इंक्लूड्स गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट। देखिए, इन तरह की कोई भी, चाहे वो इंडस्ट्री है, ट्रेड है या बिजनेस है, मैन्युफैक्चरिंग है या कोई अदर ऑक्यूपेशन हो रही है वहाँ पे, तो इस तरह की जो जगहें हैं उनको एस्टेब्लिशमेंट कहा गया है। अब इसमें बात की गई है फैक्ट्री की। फैक्ट्री का जो मतलब है वो कौन से वाली डेफिनेशन लेनी है हमने फैक्ट्री का मतलब क्या है। फैक्ट्री जो डिफाइन की गई है क्लॉज एम में, सेक्शन 2 ऑफ द फैक्ट्रीज एक्ट 1948। अब मैं बार बार आपको, देखिए ये फैक्ट्रीज एक्ट का रेफरेंस क्यों दे रहा है कि ये फैक्ट्रीज एक्ट में ऑलरेडी डिफाइंड है फैक्ट्री, तो हमारा जो न्यू कोड है उसमें उसके रेफरेंस ड्रॉ की गई है, उसको अलग से डिफाइन नहीं किया गया है। तो ये बात वो बोल रहे हैं कि जो आपकी फैक्ट्रीज डिफाइन की गई है सेक्शन एम में, क्लॉज एम सेक्शन 2 ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट 1948, सेम जो मीनिंग वहाँ पे लिखा गया है हमारे कोड ऑन वेजेस का, जो वेज का कोड है, इसमें भी सेम जो है फैक्ट्री का मतलब निकलेगा। ठीक है। वो डिफाइन बार बार नहीं किया गया है। गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट मीन्स एनी ऑफिस और डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ लोकल अथॉरिटी, किसी भी गवर्नमेंट का।
ठीक है। सिमिलरली अब ट्राइब्यूनल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ट्राइब्यूनल एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है, ये कंप्लीटली जुडिशियल नहीं होती, ये पार्टली जुडिशियल होती है और पार्टली क्या होती है, एग्जीक्यूटिव होती है। ठीक है, मिक्स ऑफ बोथ होता है ये। तो इसमें हमारे जो हमारा डिस्प्यूट रिड्रेसल है ट्राइब्यूनल्स में ही होता है, कोर्ट्स में ना जाके। ठीक है, तो शेल हैव द सेम मीनिंग जो कि क्लॉज आर में किया गया है, सेक्शन 2 ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947। तो हमारी जो सेक्शन 2 है वो सभी चीज़ों को डिफाइन कर रहा है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, तो ये आपने थोड़ा सा ओवरव्यू लेना और इसको पता होना चाहिए आपको ट्राइब्यूनल कहाँ पे डिफाइंड है, फैक्ट्रीज कहाँ पे, गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट क्या होती है। ठीक है, इस पे आपका क्वेश्चन बन सकता है। तो डेफिनेशन ऑफ वेजेस, अब हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट जो अपना आज का जो टॉपिक है उसमें फर्दर कंटिन्यू करेंगे। डेफिनेशन ऑफ वेजेस, देखिए वेजेस में क्या क्या चीज़ें आती हैं। वेजेस में आती है आपका, इसमें भी आपका क्वेश्चन बनने के बहुत पोटेंशियल है कि बेसिक पे होता है आपका, डियरनेस अलावेंस होता है, दूसरा आपका रिटेनिंग अलावेंस होता है। देखिए बेसिक पे होता है आपका जिस पे आपका हम लोग देखते हैं ना कि आपका बेसिक पे है 55,000 5,500 है, बाकी उसमें प्लस जो ग्रेड पे होता है फिर फर्दर चीज़ें ऐड होती जाती है, डीए वगैरह सब कुछ होता है। ठीक है, तो वो आपका बेसिक पे होता है जो आपका ये है, ये इसका पार्ट है सैलरी का आपका। ठीक है, फिर आता है आपका डियरनेस अलाउंस, डीए जिसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, महंगाई भत्ता जिसको बोलते हैं कि डीए जो है महंगाई के साथ, इन्फ्लेशन के साथ बढ़ता रहता है, तो डीए जो है आपका सैलरी में ऐड होता है। तो डीए डियरनेस अलाउंस जो है आपका, इट इज़ अ पार्ट ऑफ आपका सैलरी या वेज। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका है रिटेनिंग अलाउंस। देखिए रिटेनिंग अलाउंस कोई एस्टेब्लिशमेंट ही बोलूँगा मैं, अब एस्टेब्लिशमेंट तब पे करती है जब फॉर एग्जाम्पल एक फैक्ट्री है, ए फैक्ट्री के पास अभी फॉर द टाइमिंग कोई काम नहीं है, लेकिन जो एम्प्लॉई है, जो उसका जो वर्कर है वो बहुत स्किल्ड है, वो अब आप उसको रिटेन करने के लिए आप फैक्ट्री जो है उसको पैसा देगी, हालांकि काम नहीं है अभी फॉर द टाइमिंग काम नहीं है, लेकिन स्टिल उसको जो है आपको रिटेनिंग अलावेंस देना पड़ेगा सो दैट वो शिफ्ट ना कर दे, कंपनी चेंज ना कर दे, या एस्टेब्लिशमेंट से छोड़ के जाके किसी और एस्टेब्लिशमेंट में ना चला जाए। तो इस चीज़ को बोलते हैं रिटेनिंग अलावेंस। तो ये तीनों पार्ट जो है आपके आपका वेज का जो पार्ट है। अब देखिए दो चीज़ें होती है, एक सैलरी होती है, एक वेज होती है। वेज होती है दिहाड़ी, वेज आपकी दिहाड़ी होती है जो डेली बेसिस पे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, सैलरी आपको मंथली बेसिस पे मिलती है। तो ये आपका, आप इस चीज़ को भी ध्यान में रखिए कि ये चीज़ में डिफरेंस क्या है। फर्दर जो बताता है, एक्सक्लूड करता है कोड किस चीज़ को, वेजिस का पार्ट जो नहीं है। ठीक है, बोनस पेमेंट्स जो है आपका वेज के अंदर नहीं आते हैं। वैल्यू ऑफ द हाउस अकोमोडेशन, ठीक है, सप्लाई ऑफ लाइट वाटर मेडिकल, ये सारी चीज़ें जो है आपका, मेडिकल एमिनिटीज़ होगी, सर्विसेज, ये सारी की सारी चीज़ें जो है आपकी सैलरी का पार्ट नहीं बनती है। फिर जो फर्दर जो बात कर रहा है कि सैलरी में और क्या क्या चीज़ें नहीं आती है, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, प्रोविडेंट फंड में जो हम लोग पैसा डालते हैं, एक तो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता है, दूसरा एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है, दोनों प्रोविडेंट फंड में इक्वली या कोई रेशो फिक्स्ड रेशो में आपका कंट्रीब्यूशन करते हैं। ठीक है, फिर आपका आ गया कन्वेंस अलाउंस, जो आपको ट्रांसपोर्टेशन के लिए गाड़ी में खर्चा लगता है आने जाने का, या पेट्रोल या डीजल या फिर किराया। ठीक है, तो उस चीज़ को भी हम कंसिडर नहीं करते हैं सैलरी में या आपका वेज में। अब आपका देखिए, कोई एम्प्लॉई जो है उसकी ट्रेनिंग पे एम्प्लॉयर कोई खर्चा करता है, अब उसकी स्किलिंग पे कोई खर्चा करता है, मान लीजिए कोई इस तरह का काम वो एम्प्लॉयर करता है जिसमें एक ट्रेनिंग की ज़रूरत है, 6 मंथ्स ट्रेनिंग करता है, 1 ईयर ट्रेनिंग करता है, या 1 मंथ ट्रेनिंग करवाता है, तो उसका जो खर्चा है दैट विल ऑल्सो बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कोड, कि जो वेज है उसमें एक्सक्लूड कर दिया गया, उसको भी नहीं। हाउस रेंट अलावेंस है, ये भी आपका एक्सक्लूड किया गया है इसमें से। ठीक है, रेम्यूनरेशन पेड, जो कोई मान लीजिए कोई सेटलमेंट की गई है, कोई कोर्ट के द्वारा या ट्राइब्यूनल के द्वारा कोई अवार्ड दिया गया है, उसमें सेटलमेंट के थ्रू एम्प्लॉई को कुछ पैसा दिया गया है एम्प्लॉयर के द्वारा, तो वो दैट इज़ ऑल्सो नॉट अ पार्ट ऑफ वेज। ठीक है, ओवर टाइम अलाउंस भी वेज में नहीं आता है। ठीक है, ओवर टाइम जो आप टाइम के बियॉन्ड कोई काम करता है तो दैट इज़ ऑल्सो नॉट अ वेज, दैट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द वेज। ठीक है, अकॉर्डिंग टू न्यू वेज कोड। कमीशंस कोई पे करता है। ग्रेच्युटी होता है लमसम अमाउंट जो आपकी रिटायरमेंट पे मिलता है, लमसम रिटायरमेंट के टाइम पे जो अमाउंट मिलता है, दैट इज ऑल्सो नॉट इंक्लूडेड इन दी वेज, डेफिनेशन ऑफ वेज। ठीक है, रिट्रेंचमेंट के टाइम पे जो आपको पैसा मिलता है, रिट्रेंचमेंट की डेफिनेशन हमने प्रीवियस वीडियोस में की है, फिर भी मैं बता देता हूँ आपको कि मान लीजिए ये फैक्ट्री है और फैक्ट्री कुछ टाइम के लिए, मान लीजिए आपके रिट्रेंच मतलब बिकॉज ऑफ लॉसेस, वो लॉसेस की वजह से फर्दर कंटिन्यू नहीं कर पा रही है, तो रिट्रेंच कर देगी अपने एम्प्लॉयज़ को, जो आपके उनको फिर आपको पैसे देने पड़ते हैं। तो जो इस तरह के कुछ लमसम अमाउंट है तो वो भी इसमें इंक्लूड नहीं होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं।
अब देखिए इसमें आपको एमसीक्यू बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका वेज का पार्ट कौन सा है और कौन सा नहीं है। तो ये आइटम्स जितने भी हमने कुछ जो आर्टिकल्स ये इसमें देखे हैं, जो जो इंक्लूड होता है एक्सक्लूड होता है, वो चीज़ आपको ध्यान में रख के देखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब वर्कर की डेफिनेशन देखिए, वर्कर की डेफिनेशन क्या होती है। ये एज इट इज़ ही है, वैसे सिमिलर है किसके, एम्प्लॉई के, जो हमने एम्प्लॉई की डेफिनेशन की थी। सिमिलरली यहाँ तक ये आपकी डेफिनेशन जो है वर्कर की भी आती है, लेकिन वर्कर थोड़ा सा वाइड है, इसमें ये दो चीज़ें और एक्स्ट्रा ऐड हो गई हैं। ठीक है, वर्किंग जनरल्स, ये जर्नलिस्ट जो होते हैं आपके, एज डिफाइंड इन क्लॉज एफ ऑफ द सेक्शन 2 ऑफ द वर्किंग जर्नलिस्ट ऑफ द न्यूज़पेपर्स एम्प्लॉय। तो ये जो है आपके जर्नलिस्ट हैं, ये इसमें इंक्लूड हुए हैं, और सेल प्रमोशन के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो इंक्लूड हुए हैं। अदरवाइज बाकी देखिए इसमें ये सेम चीज़ लिखी गई है, आपके स्किल्ड वर्कर्स, सेमी स्किल्ड या अनस्किल्ड वर्कर्स, टेक्निकल, ठीक है, ऑपरेशंस, आपका ये सुपरवाइजर्स हैं, ये सारे जो हैं आपके, हम लोगों ने एम्प्लॉई की डेफिनेशन में भी कवर किया है। नेक्स्ट आपका है बट डज नॉट इंक्लूड एनी सच पर्सन। कौन कौन से, आर्म्ड फोर्सेज जो हमने बात की थी, एयरफोर्स, आर्मी और नेवी के जो लोग हैं, ना तो ये एम्प्लॉई होते हैं ना ये वर्कर्स होते हैं, ये इसकी डेफिनेशन से अकॉर्डिंग टू न्यू वेज कोड इनको बाहर रखा गया है। ठीक है, पुलिस सर्विसेज भी इससे एक्सक्लूड की गई है। ठीक है, पुलिस सर्विसेज चाहे वो सेंटर की है चाहे वो स्टेट की है, तो पुलिस सर्विसेज भी इसमें एक्सक्लूड किया गया है। तो इन लोगों को ना एम्प्लॉय कंसीडर करते हैं ना ही वर्कर की डेफिनेशन से ये लोग बाहर हैं। ठीक है, और जो मैनेजरियल जॉब्स कर रहे हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी में काम कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ वर्कर्स एंड एम्प्लॉय। ठीक है, और ऐसा कोई आदमी जो आपका नेक्स्ट जो है, ये सुपरवाइजरी कैपेसिटी में कोई काम कर रहा है, ठीक है, और इस तरह का कोई आदमी जो 15,000 रुपीज़ पर मंथ जो है उसकी सैलरी है, इस तरह के लोगों, इनसे ज़्यादा अगर होगी तो इस तरह का जो कोई भी व्यक्ति है, इस तरह का कोई भी वर्कर है, उसको भी एक्सक्लूड किया गया है डेफिनेशन से। ठीक है, तो ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स है, ये प्लीज़ आप लोग ध्यान में रखिए। नेक्स्ट बात करते हैं कि कवरेज की। ठीक है, कवरेज कहाँ कहाँ पे है। देखिए ये कवरेज की जब बात कर रहे हैं, इसमें सिंपल सी बात ये है कि जो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी दी गई है जो वेज से रिलेटेड डिसीजंस है, किसके केस में, रेलवेज के केस में, माइंस के और ऑयल फील्ड के जो वर्कर्स होंगे, इसके केस में जो है आपके सेंट्रल गवर्नमेंट ही लॉ बनाएगी। इन रेलवे में जो लोग काम करते हैं, जो वर्कर्स हैं या एम्प्लॉयज़ हैं माइंस के या ऑयल फील्ड के, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अदर देन जो इसके अलावा जो बचते हैं वो लोग सारे स्टेट गवर्नमेंट ही करेगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है आपका फ्लोर वेज की बात आती है। देखिए फ्लोर वेज जो है सेक्शन 9 ऑफ द एक्ट में डिफाइन किया गया है। इस कोड का जो सेक्शन 9 है वो डिफाइन करता है आपकी फ्लोर वेज, और ये जो फ्लोर वेज होती है या ये आपकी अकॉर्डिंग टू लिविंग स्टैंडर्ड्स होती है। ठीक है, और ये डिफर करती है, डिफरेंट होती है डिफरेंट लोकेशंस पे, जोग्राफिकल लोकेशन के अकॉर्डिंग डिफरेंट होगी। फॉर एग्जांपल दिल्ली की जो लिविंग कॉस्ट है, दिल्ली की लिविंग कॉस्ट ऑब्वियसली ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू, मान लीजिए कोई उत्तर प्रदेश का कोई टाउन है या उत्तर प्रदेश पे किसी जगह, यूपी पे किसी भी जगह पे, तो हम लोग दिल्ली का जो फ्लोर वेज होगा वो ज़्यादा रखेंगे क्योंकि वहाँ पे रेंट भी ज़्यादा, एजुकेशन भी, हेल्थ की सर्विसेज की कॉस्ट ज़्यादा है एज कम्पेयर टू कोई इंटीरियर, कोई भी इंडिया का कोई भी इंटीरियर एरिया है। ठीक है, या मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ की जो फ्लोर वेज होती है वो ज़्यादा होती है। तो ये जोग्राफिकल लोकेशन के बेसिस पे डिफरेंट होगी, डिफरेंट लोकेशन की, ये चीज़ ध्यान में रखना है आपने। ठीक है, ये फिक्स नहीं होती है सभी जगहों के लिए। क्लियर है ये चीज़। और नेक्स्ट आपका आता है मिनिमम वेज। देखिए मिनिमम वेज का जो कंसेप्ट है ये सेक्शन 6 में बात की गई है हमारा, शेल नॉट बी लेस देन द फ्लोर वेज। किसी भी पर्टिकुलर एरिया की मान लीजिए फ्लोर वेज जो है आपकी डिफाइन की गई है, तो मिनिमम वेज जो है उससे कम नहीं होनी चाहिए आपकी। ठीक है, और मिनिमम वेज को जो है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स को नोटिफाई करती रहेगी टाइम टू टाइम। और ये किस पे बेस्ड रहती है मिनिमम वेज आपकी, नंबर ऑफ पीसेस प्रोड्यूस्ड या फिर टाइम ऑफ वर्क। फॉर एग्जांपल कोई ए वर्कर है, ए वर्कर जो है आपके कोई 10 आर्टिकल्स दिन में बनाता है, तो बी वर्कर सिमिलर टाइप ऑफ वर्क में है और वो भी 10 to 12 आर्टिकल्स बनाता है, तो इनके बेसिस पे, उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी के बेसिस पे जो है मिनिमम वेज डिसाइड होगी। फ्लोर वेज की बात नहीं कर रहा हूँ मैं मिनिमम वेज की बात कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, और जो आपकी मिनिमम वेज होगी विल बी रिव्यूड बाय द सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट नॉट मोर देन 5 ईयर्स। 5 साल से ज़्यादा टाइम ना हुआ हो। ठीक है, मीन्स आपकी 5 ईयर लिमिट रखी है कि इसके बाद तो आपको करना ही करना पड़ेगा।
ठीक है। और नेक्स्ट जो है, और ये जब आपकी मिनिमम वेज को रिकंसिडर किया जाएगा तो क्या चीज़ ध्यान में रख के किया जाएगा, स्किल ऑफ द वर्क, ठीक है, वर्कर्स की स्किल को ध्यान में रख के किया जाएगा, एंड डिफिकल्टी ऑफ द वर्क, ये दोनों चीज़ों को ध्यान में रख के हम लोग जो है स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट जो है फर्दर उसका मिनिमम वेज को रिवाइज करेगी या रिव्यू करेगी आफ्टर एवरी 5 ईयर या विद इन नॉट मोर देन 5 ईयर्स, जो उसमें एग्जॉस्ट ना हो। फिर आता है आपका ओवर टाइम की बात। देखिए ओवर टाइम जो है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट एक तो आपका मिनिमम वर्किंग आवर्स और कंडीशन ऑफ द वर्क जो नॉर्मल वर्किंग डेज होते हैं उसमें डिफाइन करेगी। इसके अलावा और जो एम्प्लॉयज़ हैं अगर वो एक्सीड करते हैं उन नॉर्मल वर्किंग डेज में तो उसको वो एंटाइटल्ड है किसके लिए, ओवर टाइम वेज के लिए। ठीक है, एक तो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट आपकी नॉर्मल डेज मान लीजिए हफ्ते में 5 दिन आपका नॉर्मल डे है और 8 घंटे आपका नॉर्मल है। अगर मान लीजिए वर्कर 6 डेज वीक कर रहा है तो उसको ओवर टाइम कंसिडर किया जाएगा और वो हर दिन जो है 8 से 10 घंटे, 8 नॉर्मल है लेकिन 10 घंटे तक काम कर रहा है, तो विच मीन्स कि वो 2 आवर ओवर टाइम कर रहा है और जो वो वेज उनको मिलेगा वो ट्वाइस द नॉर्मल वेज रेट होगा। ठीक है, उस चाहे वो पूरा दिन काम करता है, एक एक्स्ट्रा डे काम कर रहा है, या आवर्स के हिसाब से भी अगर काम कर रहा है तो भी वो उसमें आपको डबल वेज मिलेगा, वर्कर्स को डबल वेज मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए वेज, आप वेज डेली भी दी जा सकती है। एक्ट में जो मतलब हमारे कोड में 4 टाइप्स ऑफ तरीके बताए गए हैं कि वीकली भी दे सकते हैं, फोर्टनाइटली से भी दे सकते हैं आफ्टर 14 डेज 2 वीक्स के बाद, और मंथली भी दे सकते हैं। और 1 महीने के बाद आप नहीं रोक सकते, मतलब 1 महीने के अंदर आपको 1 महीने में आपको देना ही देना है, मंथली बेसिस पे तो आपको देना ही देना है, तो ये एक रिस्ट्रिक्शन है। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं डिडक्शंस की। देखिए वेजेस या सैलरी में से एम्प्लॉयर के पास पावर होती है डिडक्शन की। तो डिडक्शन किन किन चीज़ों की कर सकते हैं, या तो कोई एम्प्लॉय पे फाइन लगा हो, ठीक है, उस केस में एम्प्लॉय डिडक्ट कर सकता है सैलरी में से, या फिर कोई एब्सेंस रही हो, मतलब कि वो एब्सेंट रहे हैं, काम उन्होंने नहीं किया है। ठीक है, डिडक्शन ऑफ डैमेज, कोई लॉस हुआ है जो उनके इक्विपमेंट का गुड्स या, ठीक है, वहाँ पे कोई मशीनरी को लॉस हुआ है जो उनकी कस्टडी में थी, तो इस तरह के जो लॉसेस हैं वो भी क्लेम कर सकता है। उसके बाद राइट है एम्प्लॉयर के पास कि वो सैलरी में से डिडक्ट कर दे। नेक्स्ट जो आपका है डिडक्शन, कोई हाउस अकोमोडेशन एम्प्लॉय को मिली है उसका डिडक्शन भी कर सकते हैं। रिकवरी ऑफ एडवांसेस, मान लीजिए एम्प्लॉई ने एम्प्लॉयर से कुछ एडवांस लिया है तो वो भी उसके पास राइट है। ठीक है, बट एक सब्जेक्ट टू डिडक्शन शुड नॉट एक्सीड 50%। डिडक्शन जो है आपके मान लीजिए 100 रुपये सैलरी है बंदे की या एम्प्लॉय की, तो उसमें से वो मैक्सिमम 50 रुपीज़ ही डिडक्ट कर सकता है एट द वन गो। एक सैलरी में 50% ही, 50 रुपीज़ तो उसको देने ही देने पड़ेंगे चाहे आपका ये क्लेम्स कितने मर्जी हो। ठीक है, तो 50% से एक्सीड ना करके आपको डिडक्शन करनी होगी। ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है एम्प्लॉयर की। फिर आता है आपका फर्दर ऑफेंसेस। देखिए कोड में ऑफेंसेस बताए गए हैं, तो अगर मान लीजिए पेमेंट जो आपकी वेज के अकॉर्डिंग ड्यू लेस वेजेस रही है, ठीक है, जो आपकी ड्यू वेजेस है उससे लेस वेज दी गई है, और कोड का कोई भी आर्टिकल या कोई भी क्लॉज आपने वॉयलेट किया, दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज ऑफेंस। ठीक है, और ऑफेंस की पनिशमेंट इसमें दी गई है आपकी 3 मंथ्स है, या तो जेल इम्प्रिजनमेंट ऑफ 3 मंथ्स है, ठीक है, या फाइन जो है आपका मैक्सिमम 1 लाख रुपीज़ है। तो ये था आपका कोड ऑन वेजेस। हम लोग फर्दर जो नेक्स्ट 3 कोड्स हैं उनको नेक्स्ट सब्सिक्वेंट वीडियोज़ में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।